हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ा और सहसंयोजी आबंध को समझने के लिए मैंने आपको कुछ अणुओं के एग्जाम्पल्स भी दिए थे। जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन पर अणु के बारे में बताया था, क्लोरीन के सहसंयोजी आबंध बताया था। साथ ही साथ हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस और मीथेन गैस, इन सब में हमने सहसंयोजी आबंध किस तरह से बनता है वो अच्छे से किया था। और साथ ही साथ इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी हमने देखी थी कि किस तरह से हम अणुओं के अंदर सहसंयोजी आबंध को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दिखा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो ये दो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से, वो हम करते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने कैसे करना है। वो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, तब भी बताया था कि आपको सिर्फ क्या दिखाना है, क्या लिखना है उसके अंदर। कुछ भी वाक्य सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो अब मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन का समझा रही हूँ उस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से, इस टाइप का। और उसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है आप वो देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बतानी है। तो इसके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ आप साथ साथ नोट करिए, हमें सिर्फ वही करना है आंसर इसका। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 तरह के परमाणु हैं। एक है कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का ये हम मीथेन में कर चुके हैं। पहला जो कोश है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 6 में से 2 अगर के में आ गए तो एल में गए 4 इलेक्ट्रॉन, बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब मैं ऑक्सीजन का लिखूंगी बिल्कुल इसी तरह से। हमें लिखना है परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का, वो है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन की ही तरह से हम लिखेंगे बिल्कुल। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा नहीं आते, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। उसके बाद आता है एल कोश। ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 के में आ गए तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन एल में जाएंगे। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और कार्बन कितने हैं? 1। एक परमाणु है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। कार्बन के एक परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु को आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन कितने परमाणु हैं? 2। तो 2 परमाणुओं की कितनी आवश्यकता हो गई? 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये है ऑक्सीजन के लिए। दोनों ऑक्सीजन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ठीक है, एक कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ उनकी साझेदारी कर लेगा। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम बीच में बनाएंगे कार्बन। कार्बन के अंतिम कोश में यानी कि संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके और इसको चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हमने 2 ऑक्सीजन लिख देने हैं। इन दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, साझेदारी करनी है। और साझेदारी सिर्फ ये कार्बन के साथ कर रहे हैं जो बीच में हमने रखा है। तो दोनों ऑक्सीजन के हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये दिखा दिए। ये तो है ऑक्सीजन के। और कार्बन के पास कितने हैं अंतिम कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हमने 2 इधर
और 2 इधर। अगर कार्बन दोनों ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और ये ऑक्सीजन अगर इस कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो इसके भी 8 हो गए, और इस ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे अगर ये कार्बन के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मैं इसमें आबंध दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि एक आबंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का। जैसे कि ये एक आबंध, तो इसका मतलब ये दूसरा आबंध हो गया। तो एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये 2 आबंध बन गए। आप देखिए यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी साझेदारी कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ बीच में हो रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 आबंध। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन है, उसके साथ भी कार्बन ने 2 आबंध बनाए हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये हमने उसके आबंध दिखाए हैं, कैसे कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाता है। तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 आबंध बना रहा है। यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु, सल्फर का अणु है तो इसमें सिर्फ सल्फर ही होगा। जैसे अगर मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन का अणु होता है O2, जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ये ऑक्सीजन का अणु है जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ये नाइट्रोजन का अणु है जिसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो इसका मतलब है सल्फर का अणु जिसमें सल्फर के 8 परमाणु हैं वो क्या हो जाएगा, S8। इसकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, और आपको ये भी बताया कि ये एक अंगूठी के रूप में, अंगूठी मतलब कि रिंग, इस तरह से छल्ले के रूप में बने हुए होंगे। तो हम देखते हैं कैसे हम सल्फर के 8 परमाणु। अब सल्फर के 8 परमाणु आपको बनाने हैं। पहले आप एक सर्कल सा बना के बड़ा सा, उसमें 8 परमाणु बना लो। इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एक 8 परमाणु हैं सल्फर के, तो अष्टभुज बना लो। एक बड़ा अष्टभुज हम बनाएंगे। ये आपको पेंसिल से आप बना सकते हो, या आप इस तरह से डॉटेड दिखा सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हमें दिखा देने हैं, हर कोने पर हमें सल्फर दिखा देना है। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, मैं इस तरह से आपने सल्फर के 8 परमाणु दिखाने हैं। ये बीच में लाइनें मैं हटा दूंगी क्योंकि हमें ये लाइन नहीं दिखानी है, हमें तो इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दिखाने हैं। ये सिर्फ आपको पेंसिल से पहले ये लाइनें बनानी है, अष्टभुज बनाना है। उसके बाद पेन से इसके हर कोने पर एक सल्फर का परमाणु दिखा देना है। फिर आपने ये जो आपने पेंसिल से बनाया है इसको आपने हटा देना है। इस तरह से आप इसको हटा दोगे। और फिर अब हमें क्या चाहिए, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए सल्फर के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने इलेक्ट्रॉनिक को ई से दिखा दिया। क्या होगा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश है L, तीसरा कोश है M। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो 8 आ गए, बाकी बच गए 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन M में जाएंगे। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हर सल्फर को 8 परमाणु है सल्फर के, हर सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और आप अगर इस संरचना में देखेंगे तो हर सल्फर 2 और सल्फर के कांटेक्ट में है। जैसे ये सल्फर है,
ये इसके कांटेक्ट में भी है और इसके कांटेक्ट में भी है। ये सल्फ़र है, ये इसके कांटेक्ट में भी है और इसके में भी है। इस तरह से हर सल्फ़र दो और सल्फ़र के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब ये अपने दोनों साइड के सल्फ़र से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाएंगे, 2 जोड़े हमने ये दिखा दिए, 4 हो गए, और 6 है तो 6 है तो ये एक इधर और एक इधर, 6 हो गए। अब हमने ऐसे ही हर सल्फ़र का दिखाना है। 2-2 जोड़े हमने यहाँ दिखा देने ऐसे, और एक इस सल्फ़र की तरफ, एक इस सल्फ़र की तरफ। ऐसे ही इसका एक इस सल्फ़र की तरफ, एक इस सल्फ़र की तरफ, और 2 जोड़े हमने यहाँ दिखा दिए। इसका भी इसी तरह से आपने सभी सल्फ़र के 6-6 जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके चारों तरफ बहुत ही तरीके से आपने दिखा देने हैं, जिससे आपको 8 सल्फ़र परमाणुओं वाले सल्फ़र के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, हर सल्फ़र के चारों तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन के बिंदुओं को देखें तो 8-8 बिंदु हैं। इस गोले में 8 बिंदु हैं। अब मैं एक और गोला लगा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखना कैसे मैंने बनाया है। इसमें भी 8 हैं, ये मैंने गोला बनाया, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। ये है, अंगूठी की तरह से बन गया ना ये है सल्फ़र के 8 परमाणुओं वाले सल्फ़र के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपको ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये गोला लगाया था, आपको ये गोला नहीं लगाना है, ठीक है। ये आप इसको हटा सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए गोला लगाया था। हमने जो गोले लगाने हैं वो हमने हर सल्फ़र के चारों ओर लगाने हैं, ताकि हम दिखा सकें कि हर गोले में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, जिससे हर सल्फ़र का अष्टक पूरा हो रहा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट विन्यास को प्राप्त कर रहा है, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर रहा है। सल्फ़र के नज़दीक की जो उत्कृष्ट गैस है वो है आर्गन। तो इसने आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गैस विन्यास को प्राप्त कर लिया है। ये आप बनाना, इसको आप बनाओगे तो बहुत ही आसानी से अच्छे से बन जाएगा, जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से बनाना। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कार्बन, अकेला कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है। सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, कार्बन के साथ भी आबंध बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी आबंध बना सकता है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, सल्फर के साथ, किसी के साथ भी बना सकता है। ये मैंने वैसे ही दिखाया आपको सिर्फ बताने के लिए, मतलब ये किसी भी दूसरे परमाणु के साथ आबंध बना सकता है। इसीलिए अकेले कार्बन के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को, कितने तत्व हैं हमारे पास टोटल? 118 हैं। कार्बन को अगर हम निकाल दें तो बच गए 117। तो ये कह रहा है कि अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को, 117 तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। किनसे? कार्बन के यौगिकों से। रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, काउंटिंग की गई, जो कई मिलियन थे। कार्बन के यौगिक, कई मिलियन यौगिक थे कार्बन के, और ये सभी यौगिकों की जो कुल संख्या है वो 117 तत्वों के यौगिकों से भी अधिक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा गुण सिर्फ कार्बन का के पास ही क्यों है? बाकी जो 117 तत्व है उनमें ऐसा गुण क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में मोस्टली आता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है और इसको नोटबुक में लिख कर भी देखना है। क्या क्वेश्चन आता है?
क्वेश्चन आता है कि कार्बन के इतनी बड़ी संख्या में यौगिक क्यों पाए जाते हैं। आप देखेंगे आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन के इतनी विशाल संख्या में यौगिक क्यों है, या कार्बन के यौगिक बाकी तत्वों से इतने अधिक क्यों है। ये क्वेश्चन आपका आता है। इसके मेन 2 कारण हैं। अब हम उन 2 कारणों को समझते हैं। पहला कारण है कि जो मैंने पहले बताया था कि कार्बन जो है ना, कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ अणु बना सकता है, आबंध बना सकता है। एक कार्बन कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कि दूसरे परमाणु भी हैं जो अपने जैसे दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाता है। लेकिन जिस तरह से कार्बन इतने सारे कार्बनों के साथ, कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है, एक कार्बन 4 के साथ और बना सकता है, और बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन सकती हैं, बहुत लंबी लंबी इससे चेन्स बन सकती हैं, कड़ियाँ बन सकती हैं कार्बन की। तो ये ऐसी क्षमता सिर्फ कार्बन में ही है, अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि कार्बन का वह गुण जिसके कारण यह कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है, उस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, और इसके कारण इसके बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला यानी कि लंबी चेन, आप मान लो कि मेरे पास कार्बन का एक यौगिक है जिसमें 6 परमाणु हैं कार्बन के, तो ये 6 परमाणु एक लंबी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, लंबी श्रृंखला के रूप में। कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला, तो आप गिनते जाइए कि 6 कार्बन है तो ये कैसे कैसे रूप ले सकता है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि जिसमें कि 5 कार्बन तो श्रृंखला में है और 1 कार्बन साइड में आ गया। तीसरा, 4 कार्बन श्रृंखला में है और 2 साइड में आ गए। ठीक है। फोर्थ आप देखिए, 3 कार्बन श्रृंखला में है और 2 हमने 3 नहीं 4 ही आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे तो वही बन जाएगा। 2 हमने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पर हमने जो 2 लगाए थे, यहाँ जो हमने 2 लगाए थे ये अलग अलग कार्बन पर थे, लेकिन यहाँ दोनों एक ही कार्बन पर लगा दिए। ये अभी मैं आपको सारे नहीं बनाकर दिखा रही हूँ, अभी सिर्फ मैं मेन बनाकर दिखा रही हूँ जितने आपको समझ आ सके। ये तो हो गए 4। एक 5वां और आप देखिए, जिसमें कि 6 कार्बन एक छल्ले में, एक रिंग में, जिसको कि हम वलय भी कह सकते हैं, जुड़ जाते हैं। छठा आप देखिए कि एक छल्ले में सिर्फ 5 कार्बन है इस तरह से, और 1 कार्बन साइड में आ गया। तो 6 कार्बन अगर एक यौगिक में है तो वो 6 कार्बन इन अलग अलग तरह से आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो आप इसीलिए ये कह रहा है कि इसके इस श्रृंखलन के गुण के कारण इसके इतने सारे अणु बनते हैं, अलग अलग रूप ले सकते हैं। इन यौगिकों में आपने ये देखा किस तरह से ये जुड़ सकता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। 6 कार्बन के मैंने आपको सिर्फ अभी 6 तरीके बताए हैं जिनसे वो आपस में आबंध बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं इनके अलग अलग रूपों में आबंध बनाने के। अब इसके बाद यही बताया हुआ इसमें कि इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला, जो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया था, इसमें ये शाखाएं हैं। जैसे है ना कि पेड़ की एक टहनी है, इससे ये साइड में इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, ये शाखाएं कही जाती हैं ना। तो इसी तरह से ये तो एक लंबी टहनी है पेड़ की, और ये 2 शाखाएं हैं इसकी।
तो यही बताया हुआ कि कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय, वलय मतलब रिंग में, सर्कल में, जैसे ये अभी मैंने आपको 6 कार्बन बनाकर दिखाए थे या 5 कार्बन बनाकर दिखाए थे, इस तरह से। तो ये इस तरह से अलग अलग रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक आबंध बना सकते हैं आपस में, 2 बना सकते हैं या 3 भी बना सकते हैं। कैसे? 6 कार्बन मैंने आपको दिखाए थे, तो मैं सिर्फ 6 कार्बन को एक श्रृंखला में ले रही हूँ, बाकी सारे रूप भी मैंने आपको बता दिए। अब श्रृंखला में ही हो सकता है कि यहाँ पर एक द्विआबंध हो, या हो सकता है यहाँ पर भी द्विआबंध हो। श्रृंखला में ही आप देखिए, अभी तो मैं सिर्फ आपको जो 6 रूप मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से सिर्फ एक रूप का बता रही हूँ कि उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कहीं एक जगह पर द्विआबंध हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 जगह पर द्विआबंध हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पर त्रिआबंध हो। तो ये अलग अलग रूप हैं इनके, जिसमें कि कार्बन विभिन्न तरह के अणु बना सकता है। आपको समझ आ गया होगा। मेन चीज़ क्या है इसमें, आपको क्या सारा समझना जरूर है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के इतनी बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनते हैं, तो आपने क्या मेन पॉइंट इसमें बताना है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो इतना आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक बता सकते हो। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको ये पॉइंट बताना है, लेकिन बाकी आपको समझना ज़रूर है, अच्छे से आपको ये समझ में आना चाहिए। तो कार्बन के जो परमाणु हैं आपस में एकलाबंध भी बना सकते हैं, द्विआबंध भी बना सकते हैं, त्रिआबंध भी बना सकते हैं। हर कार्बन को टोटल 4 आबंध बनाने हैं। तो ऐसा करने के लिए वो सबके साथ एक आबंध भी बना सकता है, या किसी एक के साथ 2 आबंध भी बना सकता है। तो कैसे भी करके उसको 4 आबंध बनाने हैं। अब कार्बन के जो ऐसे अणु होते हैं जिसमें सभी कार्बन के बीच में एक आबंध है, सिंगल, तो ऐसे अणुओं को संतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है। ये ध्यान देना है आपने। कार्बन के वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन के बीच एकल आबंध है, उन्हें संतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है, या सिर्फ संतृप्त यौगिक कहा जाता है। लेकिन यदि कहीं पर भी एक द्विआबंध आ गया या एक त्रिआबंध आ गया, तो ऐसे यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त कार्बन यौगिक। आगे समझ आपको। यदि आपके पास एक कार्बन की श्रृंखला है, या कार्बन का वलय है, या कार्बन की शाखाओं वाली श्रृंखला है, वहाँ सभी कार्बन परमाणु एक आबंध आपस में बना रहे हैं, तो वो यौगिक संतृप्त यौगिक है। लेकिन यदि उनमें से कोई एक आबंध भी कार्बन के बीच द्विआबंध है या त्रिआबंध है, तो ऐसे यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहा जाएगा। ओके। और इसके बाद है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण जिस सीमा तक पाया जाता है, इतना किसी और तत्व में नहीं मिलता। कार्बन जो इतनी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, ऐसा कोई और तत्व नहीं कर सकता। हाँ, सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी एक तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, लेकिन वो यौगिक दुर्बल होते हैं, वो ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलिकॉन के हाइड्रोजन के साथ यौगिकों में 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 परमाणु सिलिकॉन का प्रतीक है Si। तो सिलिकॉन के ज़्यादा से ज़्यादा 8 परमाणु एक श्रृंखला में हो सकते हैं।
लेकिन कार्बन का आप विश्वास नहीं कर सकते कि 2000 कार्बन भी हो सकते हैं एक श्रृंखला में, 3000 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा से ज़्यादा 8 परमाणु एक श्रृंखला में हो सकते हैं और ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाशील कौन होगा? अभिक्रियाशील का मतलब दूसरों के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। और जल्दी अभिक्रिया कौन करेगा? जो स्थायी नहीं होगा, जो कमज़ोर होगा। जो कमज़ोर नहीं होता है, प्रबल होता है, स्ट्रोंग होता है, वो दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कि कोई एक बच्चा है जो कि बहुत स्ट्रोंग है अपने इमोशंस में, अपनी भावनाओं में वो स्ट्रोंग है। वो ना तो जल्दी से रोता है, ना ही वो उसको किसी बात का गुस्सा आता है जल्दी से, ना ही किसी बात की हंसी आती है। तो दूसरों के साथ वो ज़्यादा शामिल नहीं होगा, दूसरों की बातों पर ज़्यादा वो अभिक्रिया नहीं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं देगा। लेकिन एक बच्चा है जो इमोशन उसके काफ़ी, भावनाएं जो हैं ज़्यादा भावनात्मक है, जो वो क्या करेगा? अगर कोई हंसने की बात है तो बहुत जल्दी हंस पड़ेगा। किसी बच्चे ने हंसने की बात की तो वो बहुत जल्दी हंस पड़ेगा। किसी दूसरे ने भी करी तो वो हंस पड़ेगा, चाहे वो उसका दोस्त है या नहीं है। और किसी ने भी अगर उसको कुछ डांट दिया तो वो एकदम से गुस्सा हो जाएगा। तो वो बच्चा जो जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है वो तो दुर्बल है, कमज़ोर है भावनात्मक रूप से। लेकिन जो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है वो स्ट्रोंग है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन के जो यौगिक बनते हैं हाइड्रोजन के साथ, वो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, इसका मतलब वो दुर्बल होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो कार्बन के कार्बन कार्बन आबंध होते हैं वो बहुत प्रबल यानी कि बहुत स्ट्रोंग होते हैं, इसलिए वे स्थायी होते हैं, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं अगर एक एक आबंध है तो। इसलिए अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट कि कार्बन के इतनी विशाल संख्या में यौगिक क्यों पाए जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, तो आप जो है ना इस फर्स्ट पॉइंट को हेडिंग दे सकते हो श्रृंखलन का गुण, जो हमने अभी ख़त्म किया है। ये आप इसको कह सकते हो क्या कारण है कार्बन के इतनी बड़ी संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है श्रृंखलन का गुण, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कार्बन की चतुर संयोजकता। आप इसको नोट कर लेना अपनी बुक में या नोटबुक में। इन पॉइंट्स के पहले आपने ये हेडिंग दे देनी है। पहले वाले पॉइंट की हेडिंग है श्रृंखलन का गुण और दूसरे की हेडिंग है कार्बन की चतुर संयोजकता। ये आप जानते ही हैं कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। मतलब उसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हमने मीथेन में भी देखा, जब उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बनाई। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई, उसमें भी हमने देखा कि कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। उसको अपना अष्टक पूरा, अष्ट मतलब 8, अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। और ये अपनी इस संयोजकता को पूरा करने के लिए 4 किसी भी दूसरे परमाणु के साथ आबंध बना सकता है। एकल आबंध भी बना सकता है, द्विआबंध भी बना सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। आप देखिए कार्बन की संयोजकता क्योंकि 4 होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ, तो ये कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ भी आबंध बना सकता है, ठीक है। ये तो हमने कर ही लिया। इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्व, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये किसी के साथ भी आबंधन कर लेता है, जिसके कारण ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। ओके, अगर आपकी क्लास में सभी बच्चे एक ही टाइप के हैं, सभी बच्चे एक ही टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही तरह के नेचर वाले हैं, तो आपकी क्लास एक ही टाइप की होगी। लेकिन अगर अलग अलग नेचर के बच्चे हैं तो उससे क्या है, अगर अलग अलग नेचर के अलग अलग व्यवहार वाले बच्चे आपकी क्लास में हैं तो कभी आपकी क्लास में शोर होगा,
वो बच्चे नहीं आए हैं तो शांति होगी। तो अलग अलग तरह का व्यवहार आपकी क्लास शो करेगी ना। लेकिन अगर हमेशा एक ही तरह के बच्चे हैं सारे, तो आपकी क्लास में हमेशा एक ही तरह का माहौल रहेगा, या तो हमेशा शोर रहेगा या हमेशा शांति रहेगी, है ना। तो क्या होता है, अगर कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही आबंध बना रहा है तो उनके गुण अलग होंगे। लेकिन अगर यौगिकों में, कार्बन के यौगिकों में कोई दूसरे परमाणु भी आ जाते हैं तो उसके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। उसके कारण किस पर निर्भर करेंगे, उसमें जो दूसरा तत्व है, कार्बन के अलावा कोई भी जो दूसरा तत्व है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या कोई और, उन पर भी अब कार्बन के यौगिक के गुण निर्भर करेंगे। अधिकतर क्या होता है कि कार्बन जिसके साथ भी आबंध बनाता है वो बहुत ही प्रबल आबंध बनाता है, स्ट्रोंग आबंध बनाता है, मजबूत आबंध बनाता है, जिसके कारण ये जो यौगिक बनते हैं ये बहुत ही स्थायी होते हैं, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और एक और कारण ये भी है कि क्यों ये प्रबल आबंध बना रहा है, उसका कारण है इसका छोटा आकार। अगर आपने कभी कार्बन की संरचना बनाई हो तो ये बीच में है नाभिक, ये है पहला कोश। पहला कोश कौन सा, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरा कोश क्या है, एल है, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एल कोश है। तो सिर्फ 2 ही कोश है इसमें टोटल, तो छोटा सा साइज है इसका। इसके कारण कार्बन जो है, अगर मान लो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और भी छोटा है, उसका तो सिर्फ एक ही कोश है, ये उसका नाभिक है हाइड्रोजन का, एक ही कोश है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कारण छोटा साइज है ना, इसलिए ये जो नाभिक है कार्बन का, ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों को भी मजबूती से पकड़ कर रखेगा। ठीक है, इसके कारण इसका आकार छोटा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, और सहभागी जो ये दूसरे के साथ साझेदारी करता है, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो इसने ये जो साझेदारी की है, ये जो जोड़ा है, यह सहभागी युग्म कहलाता है। कार्बन के छोटे आकार के कारण जिसका जो नाभिक है वो सहभागी युग्मों को मजबूती से पकड़े रखता है। लेकिन जो बड़े परमाणु हैं, ये तो कार्बन है जो कि छोटा है, लेकिन अगर हम बड़े परमाणुओं की बात करें, कार्बन के अलावा दूसरे परमाणुओं की बात करें, तो उनसे बनने वाले आबंध जो है वो दुर्बल होते हैं। समझ गए आप कि कार्बन जो है उसका आकार, ये दूसरे परमाणुओं के साथ भी आबंध बना लेता है और इसके आबंध मजबूत होते हैं, जिसके कारण इसके यौगिक स्थायी होते हैं। उसका कारण है कार्बन का छोटा आकार, जिससे ये जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों के जोड़े होते हैं उनको इसका नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। लेकिन अगर हम दूसरे यौगिकों की बात करें, कार्बन के नहीं, किसी दूसरे तत्व के यौगिकों की बात करें, तो वो यौगिक अगर बड़े हैं तो उनके जो आबंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं, इसीलिए वो यौगिक स्थायी नहीं होते हैं, बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। ये है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब है कि कार्बन किसी के साथ भी, सबके साथ ये आबंध बना सकता है, और उसके कारण इसके विशाल संख्या में यौगिक होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आ सकता है कि कार्बन के इतनी विशाल, ये देखिए यहाँ भी दे रखा है ये, कि कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण, चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन, जो 2 हमने अभी पढ़े हैं, इनके कारण बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिकों का निर्माण होता है। ये आपने अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। 4 का आता है तो मार्क्स के हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है उसको। तो यहाँ से आपका 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपका बनता है। इसको आप अच्छे से करें, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना।